बाईसाइकिल वाला देख, मैं अगर ये देख, अगर मैं ये बोलूं देख सर, इनमें से कौन सा कंपाउंड SN1 और SN2 रिएक्शन शो करेगा? मान लीजिए क्वेश्चन दिया, Cl लगा हुआ है, एक CH2 बॉन्ड CHCl, दो, तीसरा CCH5Cl, चौथा Cl। मान ले मैंने चार कंपाउंड दिए, इनमें से कौन सा कंपाउंड SN1 या SN2 रिएक्शन शो करेगा? मैंने एक क्वेश्चन दिया, तो क्या आंसर आएगा इसमें? कोई भी तुम में से कौन सा कंपाउंड इसमें से SN1 या SN2 रिएक्शन शो करेगा? सर 2, 3, 4 तो SN1 शो कर सकते हैं। ये किसने, गर्व ने बोला आंसर? यस सर। गर्व, फिर तेरे आंसर ना बहुत ही अजीब से होने लग गए। और कौन देगा आंसर? अनुराग का आंसर 4। और कोई? सर 1। नहीं, अब सुन लेंगे एक बार और किसी को बोलना आंसर? सर केवल 2। नहीं अभिषेक। सर 1 और 4। आने का सही है बिल्कुल, कोई भी नहीं करेगा शो इसमें से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई शो ही नहीं करेगा। हाँ, आर्यन का भी सही है, इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेगा। देखो ये क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन जो sp2 बनेगा कि नहीं, और sp2 कार्बन क्या ब्रिज हेड पे हो सकता है? sp2 नो कार्बन सर। क्या ब्रिज हेड पे हो सकता है? इसलिए पॉसिबल नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट रेजोनेंस हो रही है, तुम्हें दिख रहा है, CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? है यस सर। CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। क्लोरोबेंजीन का भी सबको पता है, इट विल नेवर शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन until and unless one or more than one electron withdrawing groups are present at ortho and para positions। याद है ना? ये क्लोरोबेंजीन भी रेजोनेंस जब होगी इसके अंदर, तो CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। और इस केस में भी कार्बन क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में क्या बन जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन क्या बन जाएगा? ये अनुराग म्यूट कर लेंगे, गर्म म्यूट कर लेगा माइक एक बार। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन क्या हो जाएगा? sp2। sp2 हो जाएगा, है ना? कार्बन sp2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, क्या हुआ? हाईली स्ट्रेन हो जाएगा ना, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर। इस वजह से ऐसा होगा, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये चार कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि चारों के केस में CCl बॉन्ड कैरेक्टर में हो सकता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए, या फिर वहां पे कार्बन sp2 हो ही ना पाए। जैसे इस केस में कार्बन sp2 नहीं हो पाता, इस केस में कार्बन sp2 नहीं हो पाता, और एक इसके केस में कार्बन sp2 नहीं हो पाता। तो अब लेकिन अगर मैं बाईसाइक्लिक बड़ा कर दूं, तुम्हें पता ना ये वाला कार्बन, अगर यहाँ पे प्लस आया, अगर यहाँ प्लस आया तो क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, है ना? और प्लस यहाँ पे क्या है, एंगल 120 का बनना चाहिए। एंगल 120 का होगा तो ब्रिज टूट जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? ब्रिज टूट जाएगा कि नहीं है? इसलिए क्या, इसका मतलब क्या है, ये वाला बॉन्ड एक्चुअल में कैसा होना चाहिए था sp2 होने के बाद? ये वाला बॉन्ड जो है, ये इधर जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ये स्ट्रेट होगा, ब्रिज टूट जाएगा किससे कि नहीं? 120 120 120। नहीं समझ आया? ब्रेड्स रूल, ये बता रखा ना मैंने कार्बोकेटाइन्स में। यस। तो अगर मैं इस बाइसाइक्लो को वन ऑफ द रिंग ऑफ बाइसाइक्लो, वन ऑफ द रिंग ऑफ बाइसाइक्लो, इफ इट इज 8 मेंबर, तो जाके तो कुछ स्टेबिलिटी मिल सकती है। मैंने इसलिए तो कहा तुम्हें कि डिलेड SN1 इसके अंदर हो सकती है। ये देखो, ये इस तरीके से यहां लगा दिया Cl। अब इसके अंदर जो रिंग है बड़ी है कि नहीं?
अब रिंग बड़ी है ना, तो कुछ चांसेस हो गए sp2 होने के कि नहीं? नहीं यस समझ रही सर। बात? तो इसलिए मैंने बोला डिलेड SN1 इसके अंदर हो सकती है, और एक नियोपेंटाइल हैलाइड्स के अंदर दो दो जगह है डिलेड SN बोलते हैं, डिलेड SN1। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन ये कि कौन सा इसमें से डिलेड SN1 शो करेगा, या तो बहुत बड़ा बाइसाइक्लिक रिंग हो, बाइसाइक्लिक एल्काइल हो, या तो बहुत बड़ा बाइसाइक्लिक एल्काइल हैलाइड हो, उस केस में हो सकती है, या फिर नियोपेंटाइल हैलाइड, या फिर नियोपेंटाइल हैलाइड में। क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया क्लियर यस कि सर। नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा, दूसरा क्वेश्चन मैंने मैंने तुम्हारे सामने एक चीज का और नाम लिया था, तुम्हें अगर ध्यान हो, SN1 डैश और SN2 डैश, क्या याद है? Yes. अब तुम में से कोई भी बच्चा, इवन पास आउट वाले भी, क्या किसी को पता है इसकी क्या एग्जांपल है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया, इसमें से कौन सा SN1 डैश और SN2 डैश शो करेगा? SN1 डैश और SN2 डैश कौन शो करेगा? मैंने ऑप्शन दे दिया, तुम्हें से अगर कोई पहचान सकता है तो। CH2 बॉन्ड CH CH2Cl, B CCH5 CH2Cl, C मिथाइल क्लोराइड, D ऑल। क्या तुम्हें से कोई आंसर? SN1 डैश कौन शो करेगा, SN2 डैश कौन शो करेगा इनमें से? कोई भी तुम में से? अनुराग सुना हुआ है कि नहीं ये SN1 डैश एंड SN2 डैश? सर थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है। चलो, और आंसर पता है कुछ इसका? नहीं? अभिषेक, नित्या, नहीं सर, जय? आइडिया नहीं है, पर सी लग रहा है। नहीं, आंसर सुन लेंगे एक बार। SN1 डैश और SN2 डैश, SN1 सर डैश ऑल। और SN2 डैश। नहीं नहीं, आंसर इसका है, ध्यान रखना, SN1 dash and SN2 dash, they are, it is applied, it is applicable only to allylic substrate, applicable only to allylic substrate। बस ये देखो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया, सीधा ऑब्जेक्टिव। अब मैं होगा क्या, मैं तुम्हें पूरी डिटेल दे रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़े लंबे टाइम तक याद रहे। अप्लाइड ओनली टू एलाइलिक सबस्ट्रेट, ये एलाइलिक सबस्ट्रेट पे ही एप्लीकेबल है ये, SN1 डैश हो या SN2 डैश हो। तो ये ध्यान देना, SN1 डैश और SN2 डैश। मैं पहले ले रहा हूँ CH2 बॉन्ड CH CH2Cl, ये बना हुआ ऊपर, CH2 बॉन्ड CH CH2Cl, मैंने इस पे अटैक कराया न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया से OH माइनस का। तो यहाँ पे है कार्बन 14 की फॉर्म, कार्बन किस फॉर्म में है? 14 की फॉर्म। अब इसमें एक आंसर जो तुम्हारा आएगा, ध्यान देना, एक आंसर जो तुम्हारा आएगा वो ये आएगा डायरेक्ट, CH2Cl हटा और OH आ गया, Cl हटा और OH आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? OH या न्यूक्लियोफाइल आ गया। क्लियर है कि नहीं है? ये कार्बन 14 वाला। और एक आंसर आएगा, एक आंसर और आएगा, क्या? CH2 14 वाला न्यूक्लियोफाइल, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या समझ आया कि नहीं? ये दो आंसर आएंगे कि नहीं? यस सर। किसी को डाउट कोई? चलो, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर है ये वाला, ये SN1, और नीचे जो है ना, जो कार्बन 14 पे अटैक हुआ है, रीअरेंज कह रहा हूँ रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि देखो इसमें जो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये बनेगा डबल बॉन्ड पार्शियल, डबल बॉन्ड पार्शियल, और इधर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा, यही चीज तो है ये कार्बन 14 पे। तो दोनों पे अटैक होगा ना। जो कार्बन 14 पे अटैक हुआ है, जो कार्बन 14 पे अटैक हुआ है, ये SN1 डैश, दिस इज SN1 डैश। नहीं समझ आया? जो कार्बन 14 पे अटैक हुआ ना, वो SN1 डैश है। कोई डाउट किसी को? नो सर।
चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया SN1 डैश। अब SN2 डैश में थोड़ी सी दिक्कत आएगी समझने में। SN2 डैश भी इसी पे अप्लाई करेंगे, SN2 डैश भी इसी पे अप्लाई करेंगे, ध्यान देना। SN1 डैश बता दिया मैंने यहाँ पे, SN2 डैश लिखा मैंने, ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl कार्बन 14 वाला है। अब इस पे मैंने अटैक कराया अगेन न्यूक्लियोफाइल का, और अब मैकेनिज्म हमारा SN2 से हो, अब हमारा मैकेनिज्म SN2 से हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो एक चांस तो ये Cl हटेगा, Cl हटेगा और Cl के पीछे बैक साइड से अटैक होगा। बैक साइड पे क्या होगा, सिग्मा स्टार AB, मैं बना रहा हूं उसको, बैक साइड पे से क्या होगा, सिग्मा स्टार AB। यहां पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे देगा। कोई डाउट किसी को? पहला केस तो समझ आ गया डायरेक्ट? नहीं समझ आया? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? ये SN2 है, ये SN2 है, किसी को डाउट तो नहीं कोई? समझ आ गया कि नहीं? यस ये सर। SN2 है। अब दूसरा केस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट वाला है, जो ये तो डायरेक्ट था, Cl हटा। तुम्हें मैंने बता रखा है कि हर एक सिग्मा बॉन्ड के साथ सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जरूर होता है, हर एक सिग्मा बॉन्ड के साथ सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जरूर होता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन डालना कभी भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग का मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, तो सिस्टम हाईली अनस्टेबल होता है। लेकिन जब जब कुछ बचा ही नहीं, जब कोई खाली ऑर्बिटल है ही नहीं, तब हम इसको यूज करते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। ऐसे ही हर एक पाई के साथ, हर एक पाई के साथ भी क्या होगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। हर एक पाई के साथ क्या होगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब देखो ये Cl हट रहा है, ये Cl हट रहा है, तो ये SN2 में यही होता है ना, Cl हटेगा, बैक साइड से अटैक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, जैसे इसमें हुआ। लेकिन अब इस केस में एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना, Cl हटा, सिग्मा स्टार AB खाली है, सिग्मा स्टार AB जो खाली है, उधर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा सकती है, उधर ये क्या जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है कि नहीं? ये Cl हट रहा है यहाँ पे, और सिग्मा स्टार AB एंटी बॉन्डिंग जो है, वहां पे या तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे दे, पहले केस में न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन दिए ऐसे, दूसरे केस में ये इलेक्ट्रॉन ना दे, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पीछे प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ये भी जा सकते हैं इधर, सही ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और पाई के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो पीछे इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग खाली है, पीछे इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग खाली है कि नहीं? ये पाई स्टार एंटी, पीछे इसके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ये रहा, ये खाली है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। नहीं समझ आया? एक एक लाइन, एक एक वर्ड ध्यान सुन लेना बिल्कुल, इसका दोबारा सुनना है, दोबारा समझ लो इसे। सर इसको रेजोनेंस नहीं बोलेंगे? नहीं, ये रेजोनेंस नहीं है ना प्रॉपर, मतलब रेजोनेंस जैसा ही है कुछ, है ना? यस सर। समझ आया कैसे किया है? हर एक सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या होता है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जरूर होता है। जहां पे हम इलेक्ट्रॉन डालना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोई अगर रास्ता नहीं है हमारे पास, तो वही करेंगे। अब समझ आ रही बात कि नहीं है अनुराग? यस सर। तो ये आएगा, ये SN2 डैश, ये SN2 डैश है। इतना बताने का पर्पज यही है कि बस तुम्हें यही याद रह जाए कि SN1 डैश और SN2 डैश कहाँ पे होती है, एलाइलिक सबस्ट्रेट्स के अंदर। ये बताना था बस मेरा पर्पज, और कुछ नहीं था। बस तुम्हें इतना याद रहे ताकि ऑब्जेक्टिव को मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें याद रहे। जैसे अगर मैं तुमसे कल का पूछता हूँ, कल का मैं एक टॉपिक पूछ रहा हूँ तुमसे, देखता हूँ मैं किसको याद है ये। फेज छूटते ही जो आंसर देगा उसने पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा तुमने। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कौन सा था, अगर तुम्हें याद है तो? फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट CCl4। नहीं, और कोई? और सर कोई? अमोनियम क्वार्टेट, हाँ हाँ, इसका सही है अभिषेक, अमोनियम। हाँ बिल्कुल सही है। ये बताया था मैंने, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कौन सा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोबारा। पहले तो SN1 डैश और SN2 डैश में एक बार हैंडसेस करेंगे जिसको SN1 डैश और SN2 डैश समझ आ गया, जल्दी से SN1 डैश और SN2 डैश जिसको समझ आ गया।
अभी भी रह रहे बच्चे। प्रवीण, क्रिश, हेमांग, अभिषेक, नव्या। नव्या क्लास में आया करो, ऑफलाइन में नहीं आ रहे आजकल। भव्या, आर्यमन, मयंक, लवनिका, गर्व, गर्व सिंगल, नयन, नित्या, प्रियंका, छवि, नंदिनी, सिद्धि, आन्या, अनुराग, आर्यन, जिया। सबको समझ आ गया ये? तो SN1 डैश, SN2 डैश। अच्छा, ये तुम में से सबने कर पढ़ लिया ये किसी ने सुना हुआ कि नहीं? ये नित्या पहले किया हुआ कि SN1 डैश, SN2 डैश? नित्या? सर मैंने तो पता नहीं किया, शायद पहली बार ही हाँ, लग ये रहा नहीं। है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम किया। बस ये ऑब्जेक्टिव के लिए बस इतना ही है कि बस पता हो सिर्फ तुम्हें कि एलिक सबस्ट्रेट्स में होता है। सही है नित्या? यस सर। चलो नेक्स्ट अब है इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे एक बार। मैंने तुमसे पूछा ना फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या था, तुम्हें याद होगा कल मैंने तुम्हें कराया था। दो चीजें कराई थी। एक बार जब सॉल्वेंट मिसिबल थे, एक बार जब दो सॉल्वेंट लिए हमने जो मिसिबल थे। मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ ये मैं कल ही पढ़ाऊंगा फिर आगे। मैं भी एक सिंपल सा एक हिंट ले रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन नीट पे मैंने तुम्हें कल बताया था, आया हुआ है। दो सॉल्वेंट ऐसे लिए जो मिसिबल है, जैसे H2O प्लस DMSO। H2O प्लस DMSO ये दोनों मिसिबल है क्योंकि DMSO भी पोलर है और H2O भी पोलर है। H2O ज्यादा पोलर है, DMSO थोड़ा कम पोलर है, बट दे बोथ आर मिसिबल इन मेजरेबल अमाउंट। ये मिसिबल हैं। तो अब इसके लिए मैंने लिया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, मैंने लिया था सेकेंडरी अल्काइल हाइड, ये ले लिया था Cl। और इस पे मैंने रिएक्शन कराई थी पहले H2O के अंदर, न्यूक्लियोफाइल के अंदर रिएक्शन कराई OH के साथ, मान लो OH के रिएक्शन कराई और लिया मैंने सॉल्वेंट पोलर। तो इसमें SN1 हुआ था और इसमें दो आंसर आए थे। इसमें दो आंसर आए थे, एक आंसर ये आ गया सीधा न्यूक्लियोफाइल और एक आंसर आ गया था डैश पे न्यूक्लियोफाइल, ये आया था। और अगर मैंने सॉल्वेंट ले लिया न्यूक्लियोफाइल के साथ DMSO, अगर न्यूक्लियोफाइल के सॉल्वेंट ले लिया DMSO तो यहाँ पे मैकेनिज्म चलेगा SN2, ऊपर मैकेनिज्म चल रहा था SN1। तो इसमें आंसर सिर्फ आएगा इन्वर्टेड वाला, डैश पे NU आ गया, ये लिया। और अगर मैंने दोनों सॉल्वेंट को एक साथ ले लिया, तीसरा केस, ये पहला केस मान लो जो SN1 है, ये दूसरा केस जो SN2 है, तीसरा केस जब मैंने मिक्स्ड सॉल्वेंट ले लिया न्यूक्लियोफाइल के साथ मेजरेबल अमाउंट में, दोनों इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट में H2O प्लस DMSO, तो इस केस में एक आंसर हमारा ये आएगा न्यूक्लियोफाइल और एक आंसर आएगा इसी के साथ न्यूक्लियोफाइल। एक आंसर ये वाला आएगा SN1 की वजह से H2O के अंदर, और एक आंसर सिंपल ये आएगा न्यूक्लियोफाइल। तुम्हें ध्यान आ गया होगा। अब पहले केस में अगर मैं रेट लिखूं फर्स्ट वाले में, रेट ऑफ फर्स्ट R1 क्या होगा K इंटू के SN1 इंटू RX। दूसरे केस में रेट लिखूं R2 तो रेट आएगा K SN2 इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल। तीसरा रेट लिखूं अगर मैं दोनों सॉल्वेंट के मिक्स के अंदर, तो दोनों का एडिशन होगा रेट R1 प्लस R2। फिर मैंने बोला था व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन इज अकरिंग बाय SN1, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन इज अकरिंग बाय SN1। तो तुमने लगाया इसके जो नेट परसेंटेज होगी, परसेंटेज ऑफ SN1, वो होगी R1/R। याद आ गया कुछ कि नहीं? R1/R ध्यान आ गया कि नहीं? ये मैंने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी एक करा दिया था इसका, इस टाइप का। ध्यान आया कि नहीं? यस सर। ये मैंने कल कराया था पूरा, और ये मैंने कहा था क्वेश्चन कर लेना, नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, तो डायरेक्ट निकल जाता है क्वेश्चन। याद है ना क्वेश्चन कराया था मैंने कल ये वैल्यूज लेकर के। और फिर दूसरा मैंने तुम्हें कहा था जब इफ सॉल्वेंट्स आर इमिसिबल, मैंने कहा था इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना, ये नहीं आएगा, ये थोड़ा सा पूरा प्लस वाला पार्ट है। इफ सॉल्वेंट्स आर इमिसिबल, अगर सॉल्वेंट मिक्स नहीं हो रहे हैं, जैसे लिया मैंने H2O प्लस CCl4 लिया, ये दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे, ये दोनों कभी भी मिक्स नहीं होंगे क्योंकि CCl4 नॉन पोलर है, H2O पोलर है। तो अगर CCl4 जो है वो बनाएगा एक तरह से लोअर लेयर, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। CCl4 लोअर लेयर बनाएगा और H2O बनाएगा, H2O की डेंसिटी कम होगी CCl4 से। ये भी पूछा हुआ एक बार पेपर में, ये बनाएगा अपर लेयर। तो अब हम CCl4 अब मैंने इसमें डाल दिया RX। अब मैंने ये ले लिया, थोड़ा सा बड़ा वाला मैं लूंगा, इसमें बड़ा वाला एल्काइल हाइड इसलिए लिया ताकि वो नॉन पोलर रहे। और इसमें डाल दिया मैंने KOH या NaOH, कुछ भी ले सकते हैं, KOH प्लस NaOH कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर। और साथ में मैंने डाल दिया H2O और CCl4। CCl4 लिया तो उसके अंदर एल्काइल हाइड डिसॉल्व कर जाएगा, CCl4 में एल्काइल हैलाइड डिसॉल्व कर जाएगा। यहाँ हमारे पास RX प्रेजेंट है, एल्काइल हैलाइड, ये RX प्रेजेंट है यहाँ पे, और H2O के अंदर KOH प्रेजेंट है।
H2O के अंदर KOH यानी OH आयंस प्रेजेंट है एक तरह से, यहाँ OH आयंस प्रेजेंट है। और अब इधर मैं, क्योंकि RH तो हमारा नीचे है CCl4 के अंदर और OH आयंस पानी के अंदर ऊपर है, तो अब तो ये इन दोनों में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है इधर, इसलिए हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ती है, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। हाँ फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट की, जिसके अंदर पोलर पार्ट भी होगा नॉन पोलर पार्ट भी होगा, जैसे ये RN प्लस R कह लो, ये रहा R1 R2 R3 R4 कुछ भी कह लो, R1 भी R1 R2 R3 ये अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि नॉन पोलर है, और N पे प्लस आ गया तो कुछ पोलरिटी आ गई इसके अंदर, तो इसके अंदर पोलर पार्ट भी है, यानी ये पोलर में भी जा सकता है और नॉन पोलर में भी जा सकता है, इसलिए ये रिएक्शन करवाएगा दोनों, इसलिए ये रिएक्शन कराएगा दोनों की। अब क्लियर है कि नहीं, ये R1 ये मैंने डाला इसके अंदर, R4N प्लस डाला इसके अंदर, जो फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है, तो ये OH आयंस को ले लेगा यहाँ से, और वो OH आयंस को यहाँ पे लेके आएगा इसके पास R4N प्लस OH आयंस। अब ये R4N प्लस ये X माइनस को ले लेगा और बन गया ROH बन गया ये। फिर यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे ये ऐसे घूमता रहेगा और ROH का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। समझ गया कि नहीं है, नहीं क्लियर हुआ? इसको बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस अब इतना बताने का पर्पज ये है कि तुम्हें बस फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के बारे में बताओ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये भी आ गया ना, तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा व्हाट इज फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, जो डिफरेंट फेजेस में जाकर के, चाहे वो नॉन पोलर हो पोलर हो, डिफरेंट फेजेस में जाकर के रिएक्शन करवा देगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। ये पता होना चाहिए इनके बारे में। अभी भी मैं टॉपिक तुम्हें यही कराऊंगा अभी, SN1 और SN2 से रिलेटेड कुछ और चीजें, जैसे मैंने आज तुम्हें भी ना एक तो भी बता दिया काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, और एलिमेंट इफेक्ट क्या होता है। एलिमेंट इफेक्ट दोनों में लगता है, SN1 में भी SN2 में भी, क्योंकि वो लिविंग ग्रुप से रिलेटेड है। आइसोटोपिक इफेक्ट वो दोनों में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं H को हटा करके D कर दूंगा तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी में नहीं लगेगी। चलो एक एक चीज ना बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक चल रहा है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है ना, मैकेनिज्म में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन होगा बहुत तरीके से। ऐसे ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स भी 4 लेक्चर हुए हैं उसके, 4 के 4 लेक्चर पढ़ लेना, क्योंकि आज मैंने इंपॉर्टेंट लेक्चर लिया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल शायद मैं एक लेक्चर होगा, कल मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो वो भी पढ़ लेना जरूर, चैप्टर छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर है दोनों। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, इसको रिवाइज कर लेना जरूर जो बताया मैंने।